everyone, welcome to our next lecture. So we will start human relation approach today, and our first thinker is Elton Mayo. Little introduction about Elton Mayo. He is a main contributor of human relation approach. उन्होंने जो है main contribution जो दिया है human relation approach के बारे में दिया है. इसमें हम mainly informal sector की बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन के सेंटिमेंट्स हैं वो रोल प्ले करते हैं और कौन से मतलब इनफॉर्मल जो रिलेशंस होते हैं और वर्कर्स को जब सुना जाता है तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनकी जो मतलब कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई उनका व्यू पॉइंट भी सुना जाता है तो उन्हें लगता है कि हाँ भी उनकी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो ओवरऑल इस चीज़ को उन्होंने स्टडी किया कि ह्यूमन का रिलेशन कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ. हमने पिछले थिंकर्स जो देखे उसमें जो है स्ट्रक्चरल पार्ट पे ज़्यादा फोकस हुआ है, लेकिन जो इस वाले थिंकर्स पे है ये ह्यूमन रिलेशन यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर और ह्यूमन के सेंटिमेंट्स कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है. जैसे एक ह्यूमन जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके आगे उसकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी और कम भी हुई, लेकिन उसके उसी हिसाब से इन लोगों ने आगे स्टडी करनी स्टार्ट कर दी. सो लेट्स स्टार्ट. हिज वर्क हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस इफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट. यानी कि कम्युनिकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट तो एक इन्फॉर्मल टाइप रिलेशन जो है वो डेवलप होते हैं. हिज वर्क रिवोल्यूशनाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. इनका जो काम था उसने जो मतलब रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उन्होंने एक इन्फॉर्मल सेक्टर को ही डेवलप कर दिया उस टाइम पे जब उन्होंने ये थ्योरी दी थी मैनेजमेंट की. लाइफ एंड वर्क की बात करते हैं. ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न थे. उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन को छोड़ दिया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मेडिसिन की जो एजुकेशन है वो ली, लेकिन उसके बाद में उसको छोड़ के वो यूके में चले गए. उन्होंने वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन की. उसके बाद में ओवरऑल जो है इन्होंने ऑनर्स की जो ग्रेजुएट विद ऑनर्स इन फ़िलासफ़ी में ये ग्रेजुएट हुए ऑनर्स के साथ एंड साइकोलॉजी में भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में. तो जो इनके जो साइकोलॉजी हो गया और फिलॉसफी को मिलाकर तो इन लोगों ने जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे ज़्यादा फोकस किया. तो मायो ऑर्गेनाइज साइकेट्रिक ट्रीटमेंट टू सोल्जर हु सफ़र फ्रॉम शेल शॉक ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सेल शॉक जो होता है मतलब कि कुछ तरह से एक सोल्जर्स की लाइफ के ऊपर जो वो सोल्जर को तो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि उन्होंने बस गोली चलानी है, लेकिन जो वो लोग गोली चलाने के बाद उनको भी तो इमोशनल आस्पेक्ट मतलब इमोशनली उन्हें कोई अनस्टेबिलिटी होती होगी. उन्हें लगता होगा कि हमारे उस बंदे ने हमें कुछ कहा नहीं तब भी हमने उसके ऊपर गोली चला दी, कहीं ना कहीं उन्हें लगता होगा. तो जो इस चीज़ को शेल शॉक जो है उन्होंने उसको ट्रीट किया. नेक्स्ट आगे ही ज्वाइन एज लेक्चरर इन मेंटल मॉडल फिलोसफी इन क्वींसलैंड. उन्होंने क्वींसलैंड में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया और उनके जो सब्जेक्ट्स थे एथिक्स भी और लॉजिक भी उन्होंने एडिशनल फिलोसफी के साथ साथ उसको भी टीच करना शुरू कर दिया. ही बिकेम प्रोफेसर एट हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ही अंडरटुक द हाउथर्न एक्सपेरिमेंट. उनका जो हाउथर्न एक्सपेरिमेंट था एक उनका कंट्रीब्यूशन वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. Maya focused attention on the behavior of workers and their production capacity keeping in view. Maya जो है उन्होंने मेनली जो है वो फोकस किया था कि उनका जो मतलब कि फोकस जो था मेनली था कि तीन चीज़ पे था. एक था कि फिजियोलॉजिकल मतलब कि बॉडी का कैसा सिस्टम चल रहा है, साइकोलॉजिकल वो माइंड से क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमिक यानी कि उनको कितना पैसा और कितना वो मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं. कॉल दिस एज अ क्लिनिकल मेथड. उन्होंने ये तीनों को मिलाकर बोला था कि ये एक क्लिनिकल मेथड है. मायो कंट्रीब्यूशन को मैंने इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वैसे तो 6 हैं, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इजीली जो ये याद हो जाए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक इनफॉर्मल एस्पेक्ट का या सोशल मैन मॉडल ही नहीं दिया, उन्होंने बहुत चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे कुछ हो सकता है और कैसे कैसे जो है इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कौन सा पार्ट प्ले करता है और ह्यूमन सेंटिमेंट्स जो है वो कौन सा पार्ट प्ले करते हैं. हम इनकी पहले बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की, देन हाउथर्न स्टडीज़, द ग्रेट एलिमिनेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एब्सेंटेंटिज्म इन इंडस्ट्रीज एंड क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूड. तो इनका जो है पहला अर्ली एक्सपेरिमेंट जो इनके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं.
एल्टन मायो जो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है स्टडी किया था कि फटीग यानी कि थकावट, एक्सीडेंट्स और प्रोडक्शन लेवल्स पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है, रेस्ट पीरियड्स पे एंड वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। यानी जो आसपास को जो इन्वायरमेंट है वो क्या एक मतलब इफ़ेक्ट डालता है कि वर्कर की जो इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज पे उनके ऊपर। उन्होंने मेनली फटीग देखा, एक्सीडेंट देखा, प्रोडक्शन लेवल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर फटीग, एक्सीडेंट या रेस्ट पीरियड्स नहीं है या हैं, इस चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया। तो वो मेनली स्टडी जो किया उन्होंने पेनिसिल्वानिया में किया 1923 में। एंड रिसर्च वर्क जो था वो वर्ल्ड फेमस हो गया। तो उन्होंने रिसर्च जो की थी वो म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट में की थी। म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट एक जो डिपार्टमेंट था वो वहाँ पे फिलाडेल्फिया में था। सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में जो था ना वो टर्नओवर सबसे ज़्यादा थी, यानी कि 250%, यानी कि 100 वर्कर उनको रखने पड़ते थे ताकि जो कम से कम 40 लोग वहाँ पे काम करें। लेकिन वो 40 भी बहुत मुश्किल से वहाँ पे रहते थे। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट का जो आसपास का बाकी जो डिपार्टमेंट का मतलब कि उसी जगह पे बाकी डिपार्टमेंट्स में टर्नओवर बहुत कम था, 5 to 6%। वहाँ पे मतलब लोग आते थे, अच्छे से रहते थे, काम करते थे। लेकिन जो म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट था उसमें सिर्फ 100 वर्कर रखने पड़ते थे ना जो 40 काम करे। ये क्यों होता था? क्योंकि जो है उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे चलना पड़ता था एक दूसरे से मशीन से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो उनको रेस्ट नहीं मिलता था, उनको फुट ट्रबल हो जाती थी, जो कि 30 यार्ड्स का डिस्टेंस होता था। 30 यार्ड यानी कि अब म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कुछ म्यूल का काम मतलब कि स्पिनिंग का काम होगा, तो उन लोगों को बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए ना उसको एक एंड पे ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट एंड तक जाना पड़ता था। तो 30 यार्ड्स का डिस्टेंस होता था। तो उसमें उनको थ्रेड को जो है उनको मतलब प्रॉपरली देखना होता था कि वो थ्रेड कहीं से ब्रेक ना हो जाए, तो उसको अच्छे से जो है पूरा वीव करना होता था। तो इसलिए वो ना थक जाते थे बहुत ज़्यादा। तो ठीक है। और जो उनके बीच में कम्युनिकेशन है, क्योंकि मशीन की बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती थी तो वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाती थी, वो बात भी नहीं करते थे आपस में। तो जो ये सब चीज़ें ना मैटर कर रही थी एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में। तो जो कुछ लोग थे वो तो सम 20s में थे, यानी कि काफ़ी यंग थे, कुछ 50s थे। तो उनसे जब बात की गई, मायो ने पता करवाया, जो कि नर्स थी, उन्होंने इनफॉर्मली उससे बात की। नर्स को उन्होंने प्रॉमिस लिया नर्स से कि आप सीक्रेट रखोगे, किसी को बताओगे नहीं। क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो पहले जो थे ना वो यूएसए आर्मी के जो है वहाँ पे जनरल रह चुके थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इसलिए वो बताते नहीं थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, सिर्फ वो काम छोड़ के चले जाते थे क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जो आगे सोल्यूशंस जो है उन्होंने मायो ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया कि 10 मिनट्स का ईच जो है मॉर्निंग और आफ्टरनून में जो है वो रेस्ट पीरियड इंक्लूड कर दिया। अब आजकल भी जो है आजकल के टाइम पे जो है आजकल के टाइम पे क्या है, आजकल के टाइम पे है कि जो रेस्ट पीरियड है रेस्ट पीरियड इंक्लूड हो गए, यानी कि उन्होंने क्या किया, रेस्ट पीरियड इंक्लूड कर दिए 10 मिनट ईच। रेस्ट पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं वो क्यों काम कर रही हैं प्रॉपरली, क्योंकि जो है उन्हें पता है कि अगर रेस्ट पीरियड बीच में इंक्लूड हो जाएगा तो जो अपने वर्कर है, बी इट प्राइवेट और पब्लिक, अब अपने आप को यहाँ पर टी ब्रेक होता है या कुछ भी ब्रेक होता है तो क्यों होता है, ताकि उनको रिफ्रेशमेंट मिल जाए कि वो आपस में है जो काम प्रॉपरली करते रहें और जो वो अपनी जो एनर्जी है उसको पूरा चैनलाइज करें प्रॉपरली एक डायरेक्शन में। तो उनको एक बीच में रेस्ट टाइम मिल गया, उसमें वो आपस में बात भी कर पाते थे और उनको बोनस का जो है वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर वो लोग कुछ ज़्यादा बनाएंगे तो वो चीज़ों को मतलब उनको एक एक्स्ट्रा पे मिलेगी। लेकिन जो है सुपरवाइज़र उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। हमने पीछे देखा था कि टेलर वगैरह हो गए, जो और भी जो है क्लासिकल थिंकर्स हो गए, उनका भी यही था। ठीक है, कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो ज़्यादा मतलब सुपरवाइजर्स जो है उनको ठीक नहीं लगा कि उनको रेस्टिंग पीरियड मिल रहा है, हमें नहीं मिले। और जो मतलब कि प्रॉब्लम ये थी कि उनको भी रेस्टिंग पीरियड नहीं मिले, चलो ठीक है, लेकिन वो लोग कहते थे कि जो वर्कर्स हैं उन लोगों को अपने जो रेस्टिंग पीरियड्स हैं वो अर्न करने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं उनको मिल जाने हैं फ्री में। वो कहते थे कि अगर वो काम करेंगे तो ही वो जो है रेस्टिंग जो पीरियड्स हैं वो गेन करें। लेकिन जो टर्नओवर जो था वो तो फिर इंक्रीज़ हो गया। लेकिन उसके बाद में जो है एक टाइम आया जब जो सुपीरियर्स जो थे उन्होंने ये जो रेस्टिंग पीरियड को बंद कर दिया और उसके बाद में फिर से वही प्रोडक्शन लेवल डिक्रीज़ होने लग गया। तो रेस्टिंग पीरियड्स और बोनस वगैरह को मिलाकर और कम्युनिकेशन जो उनकी इम्प्रूव हो गई, तो वो ऐसे वो घर पे जाके वो लोग सोशल लाइफ भी इंजॉय कर पा रहे थे अपनी। अब हम कॉन्टीन्यूसली इंसान से काम कराते जा रहे हैं, उसे टी ब्रेक नहीं दे रहे 11 बजे के बाद या 2 बजे के बाद उसे लंच ब्रेक नहीं दे रहे, तो वो ऑब्वियसली इरिटेट हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे और वो रात को शायद ठीक से प्रॉपरली वर्क भी ना कर पाए। तो ठीक है,
तो इसके हिसाब से उनकी जो सोशल लाइफ थी और फैमिली लाइफ भी वो भी स्टेबल हो गई, क्योंकि उन्होंने जो है रेस्टिंग पीरियड इंक्लूड कर दिए। उसके बाद में जो टर्नओवर जो था वो इंक्रीज़ हो गया। वो पता है क्यों इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया था, और वर्किंग कंडीशन में, मतलब कि वर्किंग कंडीशन के हिसाब से नहीं चेंज हुआ, बल्कि जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स हम लोगों ने उनकी तरफ किया, उनके बारे में केयर किया कि हाँ उन्हें थोड़ा रेस्ट देंगे, उनका पूरा ब्रेक प्रॉपरली ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट आ गया हाउथॉर्न स्टडी, जो कि इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शिकागो में किया था। ये जो स्टडी हुई है 25,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ही हुई थी। मैनेजमेंट में यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड की, टेम्परेचर, लाइटनिंग एंड अदर फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो वेज इंसेंटिव्स भी दिए हैं इन्होंने। पर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो थी वो more problem the hurdle are improper design, fatigue and other condition of work. Elimination of workplace was also believed to be an important aspect since it affect the quality, safety and quantity and safety. तो उसके बारे में जो है इन्होंने यहाँ पे देखा था कि एलिमिनेशन का रिलेशन क्या है आपस में, रिलेशनशिप ऑफ एलिमिनेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर विद रिसर्च एट हाउथॉर्न्स प्लांट ऑफ स्टडी। इन्होंने देखा कि जो रिलेशनशिप कैसा है, एलिमिनेशन यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक एफिशिएंसी ऑफ वर्कर का। उन्होंने इसमें देखा कि अगर जैसे जैसे हम वेंटिलेशन, टेम्परेचर और लाइटिंग, जो फिजिकल वर्किंग कंडीशन जो है उसको चेंज करते हैं, उसमें भी फ़र्क पड़ रहा था। इसलिए वो फिर लेके आए द ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट। यही इसी में ही इंक्लूड होगा, तो मैं इसका बता रही हूँ। इसमें जो है 2 फीमेल वर्कर्स को इंक्लूड किया जाए, जो कि 6 के ग्रुप में थी। 2 ग्रुप बनाए थे हम लोगों ने फीमेल के, जो कि 6 एक ग्रुप में थी, 6 एक ग्रुप में। तो उनको 2 सेपरेट रूम में रखा। स्टार्टिंग में तो जो है उनका एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल रखा गया, और उसको जो है एक रिसर्च टीम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रही थी। तो स्टोरी जो है कंडीशन चेंज की गई जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की थी। तो जो है प्रोडक्शन लेवल जो है वो मतलब कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है हमने उसको चेंज करना स्टार्ट करी, उसके साथ मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया। यानी कि हमने वेज पेमेंट कम कर दी, रेस्ट पीरियड कम कर दिए, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, और जो ग्रुप इंसेंटिव प्लान की जगह हमने इंडिविजुअल पीस रेट प्लान इंट्रोड्यूस भी किया। लेकिन जो प्रोडक्शन जो है वो पहले तो इंक्रीज़ ही होती रही, मतलब फिर उसके बाद में वर्किंग आवर्स में भी रिडक्शन स्टार्ट की। जो प्रीवियस रिफ्रेशमेंट्स थी, कॉफ़ी, सूप एक्सेट्रा, उसको भी हमने कभी बंद कर दिया, कभी चलाया, लेकिन फिर भी आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ ही हो रही थी। तो रिसर्चर जो है वो बस सरप्राइज़ हो गए कि इंडिविजुअल पीस रेट इंसेंटिव जो है, एंड उन्होंने सब कुछ ही बंद कर दिया और सिर्फ एक ही चीज़ रहने दी, वो था इंडिविजुअल पीस रेट सिस्टम।